तो नमस्कार, मैं संतोष कुमार। आज आपको यहाँ पर एक टॉपिक डिस्कस करके बताता हूँ और ये टॉपिक है भारत यूएई संबंध। यानी यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए टॉपिक के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशन, भारत और संयुक्त अरब अमीरात, पूरा का पूरा चर्चा हम लोग करने वाले हैं, पूरा विस्तार से समझने वाले हैं और ये जीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार का। तो सबसे पहले आप नक्शा पर ये समझ लीजिए कि यूएई का जो लोकेशन है, स्थिति है, वो कहाँ पे है। तो यूएई सऊदी अरब के पास है। भारत से इसका जो लोकेशन है उसको भी आप मैप पे एक बार देख ले, समझ ले, ताकि आपको आइडिया लग सके। यूएई के आसपास के जो देश हैं जैसे कि कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, यमन हो गया, ये सब बहुत सारे देश वहाँ पर स्थित है, सऊदी अरब वगैरह हो गया। तो अपने लोकेशन को देख लिया, समझ लिया कि कहाँ पर है। भारत से इसका जो डिस्टेंस वगैरह है उसका भी मोटा मोटी आइडिया लग गया है, यानी कि भारत से बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है। मुद्दा पे आते हैं। भारत यूएई संबंध बहुत ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में रहने के पीछे कारण है, दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ है, एक व्यापार का समझौता हुआ है जिसका नाम है सेपा, यानी कि व्यापक आर्थिक भागीदार समझौता। व्यापक आर्थिक भागीदार समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में। कब हुआ है? फरवरी 2022 में हुआ है। ये समझौता साधारण व्यापार समझौता, यानी कि जो नॉर्मल ट्रेड एग्रीमेंट होता है उससे बिल्कुल ही अलग है। सामान्य व्यापार समझौता से सेपा अलग है। कैसे, जरा इसको समझिए। यहाँ पर निवेश का व्यापार होगा, यानी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है दोनों देशों के बीच में। सेपा का एक खासियत है, सेपा का एक और खासियत है, सेवा के क्षेत्र में व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ऐसे भी जो खाड़ी देश हैं, न सिर्फ यूएई बल्कि कुवैत हो गया, बहरीन है, सऊदी अरब है, वो जो खाड़ी देश है वहाँ पर ऐसे भी भारत पाकिस्तान के लोग बहुत भारी संख्या में हैं। और ये जो देशों का लोकेशन है वहाँ विदेशी ही ज़्यादा मिलेंगे। जैसे यूएई में 85% से भी ज़्यादा लोग विदेशी हैं। तो सेवा क्षेत्र में वैसे भी वहाँ बहुत ज़्यादा संभावना है और इस संभावनाओं को बढ़ाते हुए सेपा के माध्यम से सेवा क्षेत्र में व्यापार को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा सीमा शुल्क सहयोग, यानी जो भारत का सामान वहाँ जाएगा, वहाँ जो टैरिफ लगता है उसको बहुत ही कम कर दिया गया है और 90% वस्तुओं पर टैरिफ को हटा दिया गया है। तो चलिए पूरा विस्तार से और चीज़ों को देखते और समझते हैं। आपने ये समझ लिया है कि सेपा और टीए में क्या अंतर है। सेपा जो अभी का है व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, और टीए यानी कि जो ट्रेड एग्रीमेंट होता है, नॉर्मल व्यापार समझौता होता है, उसमें क्या अंतर है। अभी तक टीए रहा है क्योंकि पिछले 50 वर्षों से दोनों देशों का संबंध रहा है। सेपा से क्या होगा? देखिए, 50 वर्षों से दोनों देशों का संबंध रहा है। सेपा के माध्यम से ये जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाला है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। और साथ ही साथ जीसीसी, एक टर्म को समझिए, जीसीसी, खाड़ी सहयोग परिषद। इस नक्शा में आप जीसीसी के देशों को देख लीजिए, खाड़ी सहयोग परिषद। यहाँ पर 6 देश हैं जिसमें एक देश संयुक्त अरब अमीरात भी है। बाकी के 5 देश में ओमान है, यूएई के नीचे है, सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है और कतर है और यूएई भी है, यानी कुल 6 देश। वस्तु का व्यापार तो बढ़ेगा ही दोनों देशों के बीच में। इसके अलावा उत्पत्ति के नियम पर यहाँ पर कार्य किया जाएगा। अब उत्पत्ति का नियम को थोड़ा ये समझिए। चाइना बांग्लादेश के थ्रू बहुत सारे वस्तुओं का डंपिंग हमारे देश में करता है। हमने बहुत सारे चाइनीज सामानों पर कहीं ना कहीं एक रोक लगा दिया गया है हमारे देश के द्वारा। यह हमारे देश का ऐसा कुछ नियम है कि उस पर बहुत हाई टैरिफ है, यानी हम नहीं चाहते हैं कि चाइना के बहुत सारे सामान हमारे देश में आए। लेकिन चीन क्या करता है, बांग्लादेश में अपने प्रोडक्ट को पहुंचाता है, ठीक है, और वहाँ पर थोड़ा सा स्लोगन या लोगन वगैरह में थोड़ा चेंजिंग करके, स्टिकर वगैरह में थोड़ा चेंजिंग करके वो सामान को भारत में डंप करता है। तो ये उत्पत्ति के नियम का खिलाफ है, एक धोखा दे रहा है चीन। तो उत्पत्ति के नियमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हालांकि बहुत सारा ऐसा तरीका है कि पता चल जाएगा कि हाँ, ये चाइना में ही बना हुआ है, क्योंकि जाँच करने वाली संस्थाएँ रहती हैं तो वो तो जांच कर ही देंगे, ठीक है। तो भारत और यूएई की बात कर रहे हैं। उत्पत्ति के नियम को थोड़ा मैंने एक एग्जांपल देकर समझाया, जो भारत बांग्लादेश के बीच कैसे चीन दखलंदाजी देकर सामानों को पहुंचाता रहा है अभी तक। सेवा का व्यापार होगा, सर्विसेज का व्यापार, यानी मानव संसाधन बड़ी संख्या में यहाँ से वहाँ जाएंगे यूएई और यूएई से इधर आएंगे। सेवा का व्यापार, सरकारी खरीद, यानी सरकारी स्तर पर भी खरीद बिक्री बहुत ज़्यादा होगा। हालांकि दो देशों के बीच जो व्यापार होता है तो वहाँ कंपनियों की भूमिका ज़्यादा होती है सामान को खरीदने बेचने में। यहाँ पर सरकारी खरीद भी व्यापक स्तर पर होगा। आईपीआर को ध्यान में रखा जाएगा। आईपीआर यानी बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार कहने का मतलब सिंपल सा समझिए, कोई
यूट्यूब क्रिएटर हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो पर कॉपीराइट उनका है क्योंकि उन्होंने बनाया, तो ये हो गया कॉपीराइट। अब उनके वीडियो को कोई दूसरा यूट्यूबर अपलोड करके उस वीडियो को दिखा रहा है तो वो क्या हुआ, बौद्धिक अधिकार संरक्षण का उल्लंघन है। तो किसी भी, ये तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया वीडियो का, यूट्यूब वीडियो का, किसी भी वस्तु के या किसी भी सेवा के संदर्भ में आप इसको समझ सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किन क्षेत्रों में उससे लाभ होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में उसकी व्यापकता होगी। उसकी व्यापकता जन कल्याण में भी है, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर व्यापक स्तर पर काम करने वाले हैं, तो अच्छा भी है। अभी हाल ही फिलहाल मैंने एक न्यूज़ सुना था कि गुजरात में यूएई भारी भरकम निवेश करने वाला है ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में, दैट इज़ वेरी गुड। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा। अब नेचुरल रिसोर्सेज, अब देखिए यूएई के पास अभी तक ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं था क्योंकि उसके पास ऊर्जा संसाधनों का कोई कमी नहीं था, पेट्रोलियम का भरमार है उसके पास, लेकिन पेट्रोलियम सीमित है। साथ ही साथ यूएई अपना जिम्मेदारी भी समझता है कि जलवायु परिवर्तन से मुझे भी लड़ना है, इसलिए उसको कम करना है। तो दोनों देश इस पे काम कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए, और जो नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है उस पर दोनों देश मिलकर काम भी कर रहे हैं। पादप स्वच्छता, देखिए स्वच्छता और पादप स्वच्छता, हमारा देश तो ऐसे भी स्वच्छता पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। जो स्वच्छता को लेकर के जो योजना मोदी सरकार ने चलाया, स्वच्छ भारत अभियान, और उसको ज़मीनी स्तर तक पहुंचाया गया, तो उस योजना का विस्तार तो हुआ ही है। और एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि वो योजना कितना इफेक्टिव है। स्वच्छता को लेकर के दोनों देश काम कर रहे हैं। ये पादप के क्षेत्र में भी कार्य होगा, इसका मतलब ये हुआ कि वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा। यूएई में ऐसे भी वृक्षारोपण कम है, जलवायु परिवर्तन से लड़ने का प्रयास वो भी कर रहा है, और हमारे देश में वृक्षारोपण के विशेषज्ञ भरे हुए हैं, यानी कि चूँकि हमारे देश में वृक्ष संसाधनों का कोई कमी नहीं है, तो इस क्षेत्र में हम लोग उनको सहयोग करेंगे। दोस्तों अब आगे हम ये देखते हैं कि भारत को सेपा से क्या लाभ होगा, यानी ये जो फरवरी में समझौता हुआ, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, इससे भारत को क्या लाभ होगा ज़रा वो समझिए। भारत से यूएई जाने वाले उत्पादों में से 90% पर शून्य प्रशुल्क होगा, यानी भारत से जो यूएई वस्तुएं जाएंगी, सेवाएं जाएंगी, यूएई 90% वैसे वस्तुओं पर कोई टैरिफ नहीं लगाएगा, यानी भारत की 90% वस्तुएं जो यूएई जाएंगी वो सस्ता बिकेगा। यानी कि इससे क्या होगा, भारतीय वस्तुओं का वहाँ मांग बढ़ेगा, इससे भारत में क्या होगा, भारत में उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, भारत में जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो भारत में रोजगार भी ज़्यादा क्रिएट होगा। तो ये फ़ायदा है सेपा से, आपको समझना होगा। अब देखिए थोड़ा डाटा की बात करें तो 26 अरब डॉलर मूल्य के भारतीय उत्पादों को इससे लाभ होगा। अगला बात को समझते हैं, यूएई तक हमारा व्यापार चूंकि ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब यूएई से तो व्यापार बढ़ेगा ही, थोड़ा देर पहले हमने देखा आर्थिक सहयोग परिषद के देशों के साथ भी मतलब संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वो उसी के आसपास के देश हैं। इसके अलावा अफ्रीका और यूरोप के बाज़ारों तक हमारा पहुंच ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अफ्रीका और यूरोप के बाज़ारों तक हम अपनी सामानों को नहीं पहुँचाते हैं, अपने उत्पादों को, अपनी सेवाओं को नहीं पहुँचाते हैं, लेकिन अब वो ज़्यादा सुलभ हो पाएगा क्योंकि यूएई का जो व्यापार है अफ्रीका और यूरोप के देशों में वो पहले से अच्छा खासा है, और हम अब यूएई के माध्यम से अपने उत्पादों को अफ्रीका और यूरोप में पहुंचाएंगे। अब जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए, हम अपना उत्पाद यूएई तक पहुंचा रहे हैं 25 रुपये में, वहाँ पर यूएई कुछ मतलब एक्स्ट्रा कुछ एडिशन करेगा, कुछ मान लिया कि 25 का सामान है तो उसको 30-35 कर देगा और वो अफ्रीका और यूरोप में उसको पहुंचा देगा। तो इस तरीके से अफ्रीका और यूरोप तक भारतीय उत्पादों का पहुंच संभव हो पाएगा। भारत में 10 लाख नया रोज़गार उत्पन्न होने वाला है, बहुत बड़ा बात है ये। भारत यूएई के संबंधों को चलिए अब आगे और अच्छा से समझते हैं। भारत यूएई के बीच व्यापार कितना कर रहा है, किन किन क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच हाल फिलहाल सहयोग हुआ है सेपा के अलावा, चलिए उसको देखते हैं। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है अमेरिका और चीन के बाद। ठीक है, यहाँ पर आयात निर्यात दोनों को शामिल करके मैं बता रहा हूँ। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। अगर 2019-20 के बीच कुल व्यापार की बात करें, 2019-20 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की बात किया जाए तो ये 59 अरब अमेरिकी डॉलर तक था। तो इस डाटा को आपको पता होना चाहिए। यूएई से हमारे देश में कच्चा तेल, एलपीजी, एलएनजी आता ही है। साथ ही साथ यूएई भारत का पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय साझेदार होगा जो कच्चे तेल में भारत में निवेश करेगा। देखिए, कच्चा तेल में निवेश करना और कच्चा तेल खरीदना दोनों में अंतर है। यूएई से हम अभी तक कच्चा तेल खरीदते हैं, उसके लिए हम उसको पैसा पे करते हैं। कच्चा तेल के माध्यम से वो भारत में निवेश करेगा। इसका क्या मतलब हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि वो पैसा के बदला कच्चा तेल यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। हो सकता है कि ऑयल रिफाइनरी वो स्थापित करे, या हो सकता है कि भारत में जो रिफाइनरी है उसको वो कच्चा तेल ला के दे, कुछ ऐसा हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में दोनों देश काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल तो मैंने पहले बताया है कि गुजरात में ग्रीन टेक्नोलॉजी पर बहुत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर रहा है यूएई। इसके अलावा ज्वाइंट हाइड्रोजन टास्क फोर्स का भी गठन करने पे बात हो गया है। दोनों देश सहमत हो गए हैं कि ज्वाइंट हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और उसमें ग्रीन हाइड्रोजन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अगर इसके अलावा खाद्य सुरक्षा की बात किया जाए तो हमारा देश खाद्यान्न की आपूर्ति शुरू से यूएई को करता रहा है। हाल फिलहाल खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए लॉजिस्टिक और अवसंरचना क्षेत्र में बहुत सारा निर्माण किया जाएगा। दोनों देश इस पर भी सहमत हुए हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए सुरक्षा पे, देखिए सिक्योरिटी डायलॉग की अगर बात किया जाए तो जायद तलवार, दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी डायलॉग भी है, यानी कि एक सुरक्षा संवाद भी है और जायद तलवार के नाम से युद्धाभ्यास भी होता है। तो यहाँ पर भी सुरक्षा के क्षेत्र में एक वार्षिक संवाद का एक मंच। इसके बाद हम बात करते हैं प्रौद्योगिकी। दोनों देश प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं और इसको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया जाएगा। और कौन कौन सा वो क्षेत्र है, तो स्टार्टअप है, अंतरिक्ष है और साइबर सुरक्षा है। तीन एक एग्जाम्पल मैंने दिया प्रौद्योगिकी का, जिसमें दोनों देश पारस्परिक सहयोग को और ज़्यादा आगे बढ़ावा देंगे। इसके अलावा अब लास्ट में बात करते हैं आगे की राह। दोनों देशों के बीच संबंधों को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए, दोनों देश एक दूसरे से और ज़्यादा लाभान्वित हो सके, उसके लिए क्या क्या करने की आवश्यकता है, जरा वो समझिए। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन क्षमता को बेहतर करना होगा। अब जैसे कि गुजरात में यूएई इन्वेस्टमेंट करने वाला है। अब इन्वेस्टमेंट के नाम पे क्या 100% इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 100% इन्वेस्टमेंट भी पॉसिबल है। अब ये तो फिलहाल पता नहीं है कि कितना % इन्वेस्टमेंट होगा गुजरात में, लेकिन आप खुद समझिए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा, फैक्ट्री वगैरह का निर्माण होगा, तो जो मजदूर लेबर जो होंगे वो भारत के ही होंगे। ऐसा तो नहीं है कि मान लिया कि 5000 लेबर की आवश्यकता होगा तो वो यूएई अपने देश से लेके आएगा, वो यहीं से होगा। इसके अलावा स्थापना करने के दौरान, जो उद्योग को स्थापित करने के दौरान प्रशासन से बहुत सारा मंजूरियाँ लेना पड़ता है, तो प्रशासन को भी काफ़ी इसमें इफ़िशियंट बनने की आवश्यकता है, दक्ष बनने की आवश्यकता है, ताकि जो पूरा प्रोजेक्ट है वो प्रभावी रूप से जल्दी वो अपना काम करना शुरू कर दें और यूएई को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। और ये भारत में होगा और साथ ही साथ यूएई में भी ऐसा ही होगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सेपा के माध्यम से दोनों देशों के बीच व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो भारत को ध्यान रखना होगा कि निम्न स्तर के वस्तुओं का डंपिंग नहीं करना होगा, यानी जो वस्तु या जो सेवा हम यूएई सेंड करेंगे, भेजेंगे, उसमें क्वालिटी होना चाहिए, गुणवत्ता होना चाहिए। इस पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा सरकार और निर्यातकों के बीच समन्वय को मजबूत करना होगा, क्योंकि देखिए कोई भी देश के बीच व्यापार समझौता होता है तो वस्तु का जो आदान प्रदान है उसमें कंपनियां ही शामिल होती हैं, निर्यातक ही शामिल होती है। सरकारी स्तर पर खरीद बिक्री बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है। ऐसे में एक समन्वय बनाने की आवश्यकता है और यहाँ पर समन्वय को और मजबूत करना भी जरूरी हो जाता है। तो इस तरीके से अभी तक हमने बात किया कि सेपा जो व्यापार समझौता है ये क्या है, सेपा से दोनों देश किस तरीके से लाभान्वित हो पाएंगे, आगे की राह क्या है। आखिर इतना कुछ जो बात हुआ कि यूएई के साथ हमने सेपा एग्रीमेंट साइन किया है, यूएई के साथ एक समझौता हुआ है, इससे होगा क्या। देखिए, भारत का लक्ष्य है 2030 तक हम $1 ट्रिलियन का माल निर्यात कर सके, तो उस दिशा में एक बहुत ही प्रभावी कदम है सेपा।